हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सरिता पांडे लेकर के आ गई हूँ आपके सामने सोशल स्टडी जूनियर लेवल सोशल स्टडी का प्रीवियस ईयर पेपर 2019। तो फ्रेंड्स 2019 का जो पेपर है उसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। आई मीन 60 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, तो बहुत लेंदी भी हो जाता है। पूरा 60 एक बार कवर करने में वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम उसको दो पार्ट में लाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देखिएगा और आई बटन पर भी मैं आपको शो करूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे एंड सेकेंड पार्ट जो कि अभी ये है, ये सेकेंड पार्ट है, तो यहाँ पे आपको 31 से लेकर 60 तक मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का सेक्शन 31 से 60 तक क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 2011 से पूरे प्रीवियस ईयर पेपर में कराती जा रही हूँ, जो कि फरवरी और सितंबर माह में होता है। तो वो सभी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और सारे प्रीवियस ईयर पेपर अगर हम कर ले जाते हैं दोस्तों, तो बहुत ही 100% चांस है कि हमारा काफ़ी अच्छा पेपर होता है। क्योंकि कहाँ से आएंगे पेपर? प्रीवियस ईयर पेपर अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो एक आइडिया मिल जाता है कि इसी तरीके से पेपर आते हैं। एंड कितने सारे क्वेश्चन वही रिपीट रिपीट भी होते हैं, वही दोबारा आते हैं। तो वहाँ से आपकी पकड़ एक बन जाती है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन है, समय क्यों लगता है? देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ सिर्फ अगर आंसर बता के आगे बढ़े तो समय बहुत ही कम लगे, बट जो आंसर होता है हमारा पर्टिकुलर, उससे रिलेटेड जो भी कुछ नॉलेज होता है वो हम प्रोवाइड कराते हैं, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा मैं बताती हूँ और आज भी कहूँगी दोस्तों कि स्टार्ट होने जा रहा है हमारा वीडियो, तो आप एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा। जो भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर जो भी जहाँ भी आपको डाउट है उसको आप नोट करते जाइए, जिससे कि जो चीज़ नहीं है वो भी आपका तैयार होते जाए, जिससे आगे आप काफ़ी बेहतर अपने एग्जाम में कर सकें। तो अभी श्योर नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम 5 को ही होगा या फिर डिले हो सकता है, तो हम अपनी तैयारी उसी तरीके से करेंगे। बट अगर थोड़ा टलता है, पोस्टपोन होता है, तो हम एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन और देखेंगे, कुछ और पुख्ता तैयारी करेंगे। बट फिलहाल अभी जैसे चल रहा है वो चलिए हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का 2019 का जो पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर। 61 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 60 तक हो चुका है दोस्तों, देखिएगा जरूर पिछले वीडियो में। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, क्योंकि सारे बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी अगर हमारे इस पे लगे हैं, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर पेपर हम करा चुके हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी हम कराएंगे और वहां से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल भी रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए करते हैं हम। अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिए और लग जाइए अपनी तैयारी में। चलिए 61 क्वेश्चन। विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करना है। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए सामाजिक विज्ञान में विज्ञापन जो है एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। तो विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करना है, इसके लिए सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा, एक टीचर है चाहे किसी भी टीचर के द्वारा, कौन सा उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? ऑप्शन है, देखिएगा, व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील और समता के मुद्दे। ऑप्शन में आपको कूट दिया गया है, ए और बी, केवल ए, केवल बी और ए और बी में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा जो विज्ञापन के संदर्भ में व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील है और समता के मुद्दे और आलोचनात्मक चर्चा करनी चाहिए, इससे क्या होता है कि सही दिशा में सही वस्तु का लाभ उठा सकता है इंसान। अगर हम व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील करते हैं, व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं उसको अगर हम फोकस करते हैं, मोटिव करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं और समता के मुद्दे पर चर्चा करते हैं, समता का मुद्दा एक विशेष मुद्दा है, तो समता के मुद्दे पर अगर चर्चा करते हैं तो एक समानता, मतलब समता मतलब समानता, हर किसी को समान हर एक चीज का अधिकार मिले, तो ये दोनों ही चीजें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो यहाँ पर उप विषयों में अगर हम करें तो ये सामाजिक विज्ञान का जो विज्ञापन है उसका उप विषय ये दोनों बन सकता है और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका आंसर पहला राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारकों पर चर्चा कीजिए। भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी, ठीक, और कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? किस कुशलता का मूल्यांकन आप कर रहे होंगे?
परिकल्पना करना, वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना और परिणाम निकालना। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, वर्गीकरण करना जो होता है उसके द्वारा आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। भू उपयोग की बात हो रही है। भू उपयोग प्रतिरूपण के लिए उत्तरदायी कारण मूल होगा क्या? देखिए, मूल कारण होगा क्या? पदार्थ, स्थलाकृति, स्थलाकृति को क्या कहते हैं? उच्चावच भी कहते हैं। तो स्थलाकृति, समय, जलवायु, जैविक तत्व, ये सारी चीजें जो है ये इंपॉर्टेंस है। और इसी के कारण भू उपयोग भी इसको ध्यान में रखकर ही किया जाता है। भूमि का जो उपयोग होता है कृषि, वन, उद्योग, खनिज इत्यादि, ये सभी विभिन्न क्षेत्रों में होता है ना। तो अगर बात करें हम सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को भू उपयोग प्रतिरूप को समझने हेतु तो वर्गीकरण पद्धति का सहारा लेना सबसे ज्यादा सही होगा। वर्गीकरण पद्धति का सहारा लेना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी वर्गीकरण पद्धति को आसानी से समझ पाएगा। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हुए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है ये सब। और आप जानते हैं कि आप 50-50% दोनों को मेक श्योर कर लीजिए कि दोनों मीन्स नॉलेज से आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कुछ इकोनॉमिक्स, इन सबको मिलाकर, और 50% आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब 30-30 क्वेश्चन दोनों का इंक्लूड रहता है। तो आपको इस पर भी अपनी पकड़ बनानी होगी। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या हो सकती है? पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा। एंड सेकंड ऑप्शन, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। थर्ड ऑप्शन, वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण। एंड फोर्थ ऑप्शन, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना। तो यहाँ पर देखेंगे हम, देखिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए होंगे, मैंने आपको यही भी किया होगा फोकस कि डॉक्यूमेंट्री कहीं भी आता है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, तो ये किसी भी विषय वस्तु पर जब आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाते हैं ना, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब ज़्यादा समय तक माइंड में आपके टिकता है और बच्चों को याद रहता है अकॉर्डिंग और सबके। तो पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म होगा। वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण ठीक होता है, लेकिन व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम सबसे बढ़िया क्या होगा? शैक्षणिक विधि होगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। क्यों होगी? देखिए, किसी समाचार या सत्य घटना पर आधारित फिल्म को वृत्त चित्र या डॉक्यूमेंट्री जिसे बोलते हैं, कहते हैं उसको हम। तो कलात्मकता, अभिनय और मनोरंजन के स्थान पर वृत्त चित्र के विषय में और उद्देश्य पर अधिक ध्यान रखा जाता है। तो हमारे जीवन में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का कितना अधिक महत्व है, इसे समझने के लिए अगर मनोरंजन की जगह विषय व उद्देश्य पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना ज़्यादा उचित होगा। तो सबसे सही आपका हो जाता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना ज़्यादा बेस्ट होगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? कार्टून की भूमिका, सामाजिक विज्ञान की अगर बुक को पढ़ानी है, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना है, तो उसमें अगर कार्टून है तो उसकी क्या भूमिका होगी? मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना, कोई भूमिका नहीं। कार्टून अपरिपक्व है या भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है, या फिर कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका देखिए, कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है, ये नहीं होगा। आपको पूछा कार्टून की भूमिका क्या है, तो भरपाई करने के लिए प्रयुक्त, इससे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है। ये भी कोई बात नहीं है कि आप कार्टून इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखे और क्योंकि नीरस है। तो यहाँ पे ये तीनों नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप बच्चे को मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इससे जोड़ना। देखिए, इंपॉर्टेंट जो मामले हैं सामाजिक विज्ञान के, उसको अगर कार्टून बच्चों को पसंद है, अगर उससे आप जोड़ते हैं तो वो इंटरेस्टेड भी बन जाता है, और मूलभूत मामलों को उठाकर आप कार्टून से जोड़ करके इसको समझा सकते हैं। कार्टून को देखिए, सार्थक रूप से छापना आसान है और सरल बोधगम्य भी होता है। सरलता से बच्चे समझ पाते हैं। सरल बोधगम्य का मतलब क्या हुआ? सरलता से बच्चे समझ पाते हैं। और किसी भी मुद्दे को कार्टून बना करके अगर छापा जाए तो वो आसान भी होता है और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा इसी में। तो कार्टून के द्वारा अगर मूलभूत मामलों को उठाएं और विद्यार्थियों को इससे जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए,
तो कार्टून सार्थक रूप से इसे छापना भी आसान होगा और आसानी से समझने योग्य भी होगा। इसके माध्यम से बच्चे की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है, क्योंकि बच्चे कार्टून को किस तरीके से लेते हैं आप जानते ही हैं। तो उससे पाठ को जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए, बेहतर हो जाएगा आपका, सबसे बेस्ट हो जाएगा। राइट आंसर फर्स्ट। ठीक, आगे बढ़ेंगे। रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए क्या है? यह रंग तथा यह प्रथा रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी पर विचार कीजिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा गलत कौन सा सही। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे कूट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया है कि यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है। रंग भेद की जो प्रथा है प्राचीन काल से नहीं चली आ रही है। यह प्रथा जातियों में भेदभाव करती है परंतु आज सभी लोगों को मत देने की अनुमति प्राप्त है कि नहीं? आज सभी लोगों को मत देने की अनुमति प्राप्त है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति को लेकर नेल्सन मंडेला, नोट कीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति को लेकर नेल्सन मंडेला ने एक आंदोलन चलाया था जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1994 में यह नीति समाप्त कर दी गई थी। रंग भेद की नीति समाप्ति कर दी गई थी 1994 में। तो यहाँ पे आपका ए और बी दोनों ही गलत है। आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों ही गलत है। यहाँ पे दिया क्या गया है? दूसरों को मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो रंग भेद की नीति को 94 में ही समाप्त कर दिया गया था नेल्सन मंडेला के द्वारा। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोनों। ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत को चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं कौन है? सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव, ग्राम सभा और सदस्य। फिर ऑप्शन है ए बी सी डी, ए बी, ए सी और ए बी सी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायती राज के बारे में कुछ नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट तथ्य मिलेंगे आपको। तो पंचायती राज के संदर्भ में देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो रहा है 1992 का सर्वाधिक महत्व है। 73वां संविधान संशोधन 1992, पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 अधिनियम जो है। और इस संविधान संशोधन के अनुसार संविधान के भाग 9 में किसमें? भाग 9 का उपबंध किया गया जिसका नाम पंचायत रखा गया। और साथ ही साथ इसके लिए संविधान में 11वीं सूची में, किस सूची में? नोट कीजिए, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार सरपंच, वार्ड के सदस्य, मुखिया आदि का जो होता है चुनाव प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए होता है। सरपंच और वार्ड के सदस्य ग्राम पंचायत से चुनकर आते हैं। कौन कौन? सरपंच पहला हुआ आपका, सरपंच और वार्ड के सदस्य और सरपंच, वार्ड के सदस्य और मुखिया, वार्ड के सदस्य, मुखिया आदि का चुनाव जो होता है सरपंच द्वारा होता है। तो कौन कौन चुन के आता है? ग्राम पंचायत से चुनकर के आते हैं। सरपंच, वार्ड के सदस्य ग्राम पंचायत से चुनकर आते हैं और कार्य को संभालते हैं। तो जहाँ पे हो जाएगा ए और बी दोनों, वही आपका हो जाएगा। ए और बी दूसरे ऑप्शन में है, ए और बी। तो याद रखेंगे कौन कौन चुन करके आता है? सरपंच और वार्ड के सदस्य। राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, जहाँ पे ए और बी दोनों है। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल जिसको कहते हैं उसका उत्तरदायित्व कौन सा है? क्या उत्तरदायित्व है लेखपाल का, जिसे हम पटवारी भी कहते हैं? भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करना या फिर शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। तो यहाँ पे देखिए आपका पटवारी का जो कार्य होता है, राजस्व विभाग का कर्मचारी होते हैं पटवारी। लेखपाल जिन्हें कहते हैं वो राजस्व विभाग के कर्मचारी होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत कब हुई? ये नोट कीजिएगा कि सर्वप्रथम शेर शाह ने की थी इसकी शुरुआत। सर्वप्रथम शेर शाह ने की थी पटवारी प्रणाली की शुरुआत। सर्वप्रथम किसने की थी? शेर शाह ने की थी। और बाद में अकबर ने भी इसे जारी रखा था। शुरुआत की थी शेर शाह ने और अकबर ने भी इसे जारी रखा था। तो आपका यहाँ पे फिलहाल जो आंसर पूछा जा रहा है उसमें उसका उत्तरदायित्व पटवारी का, लेखपाल का उत्तरदायित्व पूछा जा रहा है। तो पहला ही हो जाएगा भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना। और प्रारंभ किसने किया? शेर शाह ने, और जारी रखा बाद में अकबर ने भी। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संबंध में सही है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है। दूसरा हो गया, नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। एंड थर्ड हो जाएगा, वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं। एंड फोर्थ है, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की संपत्तियां बनती हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? तो शहरी प्रशासन के कार्य की बात यहाँ पे की जा रही है, तो आपका यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा कि शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों को सम्मिलित करती है। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड जो है पार्षदों की समितियां बनाती हैं। ये आपका फोर्थ सही हो जाएगा। बात की जा रही है यहाँ पे स्थानीय शहरी प्रशासन का कार्य के बारे में आपको सही बताना था। देखिए दोस्तों, नोट कीजिएगा कि 74वां संविधान संशोधन जो था, उसके 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9A को जोड़ा गया, जिसका नाम नगर पालिका रखा गया, जो स्थानीय शहरी शासन को चलाती है। प्रत्येक नगर पालिका को वार्डों में विभाजित किया जाता है और उनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। शासन को चलाने के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाई जाती हैं। स्थानीय शहरी प्रशासन को चलाने के लिए संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषयों का वर्णन है। कितने विषयों का? जिसमें 18 विषयों का वर्णन है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई शहरों के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। और आपको कुछ यहाँ से जो एक्स्ट्रा नॉलेज मिले उसे भी नोट करते जाइएगा, जिससे कि आगे क्वेश्चन कहीं से भी बने हम उसे कर पाए। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 69, ए और बी सूची पर विचार कीजिए। ए और बी सूची पर विचार कीजिए। सूची ए क्या है? विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं। सूची बी है, विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। तो ए में रोजगार है कृषि श्रमिक, बड़ा किसान, मध्यम किसान, और उसमें आपका ऋण है स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, उर्वरक, कीटनाशी बीज और कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। सूची ए की मदों का सूची बी की मदों से आपको मिलान करना है और फिर उसके बाद ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कृषि श्रमिक, स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग, यहाँ पे आपका 132, पहले का 1, दूसरे का 3, बड़ा किसान का कृषि संसाधन से होगा 132। ठीक है, देखिए कृषि श्रमिक, स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग। बड़ा किसान जो हो जाएगा वो थर्ड में मिल जाएगा, कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। और मध्यम किसान जो होते हैं वो उर्वरक, कीटनाशी बीज से विभिन्न प्रकार के ऋण की बात की जा रही है। तो कृषि श्रमिक जो है यहाँ से हो सकता है पहले का ए का पहला ही हो जाएगा, और बड़ा किसान जो है ये हो जाएगा आपका तीसरा। और इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे 132, तो 132 आपका 4 ऑप्शन में है। यहाँ 132 मिला लेंगे आप कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। 132 हो जाएगा, पहले का पहला ही होगा। बड़ा किसान का हो जाएगा आपका ये कृषि संयंत्र के लिए सरकारी ऋण, और मध्यम किसान के लिए उर्वरक और कीटनाशी बीज के लिए ऋण। तो इस तरीके से आपका सही हुआ। आगे आप इसको समझ लीजिएगा, थोड़ी देर पॉज करके अच्छे से समझ लीजिएगा कि किसका क्या होगा। दादन व्यवस्था, ठीक है, दादन व्यवस्था क्या है? पुटिंग आउट सिस्टम के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? पुटिंग आउट सिस्टम में बुनकर और सौदागर के बीच कौन सा रूप है? ये चारों में से जो नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपको देखना है और बताना है सही। तो बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं, या फिर सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाते हैं। एंड सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। तो यहाँ पे जो होगा यही आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा कि सौदागर द्वारा सूत जो है सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम के बारे में समझ लीजिए, यही आपका हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दादन व्यवस्था एक तरीके से सामान्यतः ये जो है कुटीर उद्योग में देखा जाता है,
और इस व्यवस्था के अंतर्गत सौदागर द्वारा जो है सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है। तैयार कपड़ा बुनकर के कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से इन उद्योगों को कहते हैं जिसमें उत्पाद और सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है। कुटीर उद्योग मीन्स देखिए अगर आए तो बताया जा सकता है कि उन उत्पादों को कहते हैं जिनका जो है उत्पाद और सेवाओं का सृजन अपने घर में ही छोटे एक लघु रूप में किया जाता है, कुटीर उद्योग कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। एंड डी ऑप्शन आपका, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। एंड ई ऑप्शन है, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए जो बाजार की श्रृंखला का सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता हो। बाजार की श्रृंखला मतलब बाजार में स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या होता है उस श्रृंखला को आपको सही तरीके से लगा करके वो करना है कि आगे पीछे करके लिखा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या और कैसे होगा, देखिए यहाँ पर जो है बाजार की श्रृंखला के अंतर्गत टमाटर से केचप उपभोक्ता तक पहुंचने का जो क्रम होगा वो आगे देखते हैं क्या है। हाँ, आगे कूट लगा है तो ठीक है। आगे जब कूट है तो कूट के अकॉर्डिंग आपको बनाना है कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, एक श्रृंखला सही करनी है। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। देखिए पहले तो केचप बनाने के लिए टमाटर अगर चाहिए तो टमाटर को पहले क्या होगा, पहले उसका बीजारोपण होगा। ठीक है, पहले बीजारोपण होगा और फिर टमाटर निकलेंगे वो, तब टमाटर का केचप बनेगा या खरीदा जाएगा कुछ होगा। तो पहले बी ऑप्शन, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। ठीक, पहले हो जाएगा बी मेरे अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। पहले टमाटर बीज खरीदा गया, फिर बोली लगाया गया बेचने के लिए टमाटरों का। फिर छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। हाँ, पहले छोटे शहर में ही खरीदी जाएगी तो डी। एंड केचप तो देखिए लास्ट में बनेगा ना, पहले टमाटर का खरोट फरीख्त होगा, खरीदा जाएगा, टमाटर लिया जाएगा, छोटे शहर से बड़े शहर में आएगा, फिर विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। उसके बाद फिर ई होगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर मिलान देखिए आपका बी ए बी सी डी, बी और सी हमारे अकॉर्डिंग अगर पहले आता है तो बी और सी, देखिए बी और सी इस टू ऑप्शन में है, दूसरे में है बी सी डी ई और उसके बाद ए। जी हाँ बिल्कुल, यही श्रृंखला आपकी सही हो जाएगी। बी सी डी ई ए, पहले किसान टमाटर द्वारा बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदेगा, फिर थोक व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों को बोली लगाता है, फिर छोटे शहर से खाद्य संस्करण आधार इकाई जो टमाटर को खरीदती है, फिर विपणन के लिए भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। उसके बाद क्या होता है कि सोना जो है पड़ोस दुकान से टमाटर का केचप खरीदती है। इतना सब होने के बाद केचप तैयार होता है, फिर सोना कोई व्यक्ति है जो कि दुकान से पड़ोस के दुकान से केचप खरीदती है। ठीक, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आप समझेंगे। चलेंगे आगे देखेंगे, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो किस में अपील कर सकता है, तो वो उच्च न्यायालय में अपील करेगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हाँ है तो फोर्थ ऑप्शन। देखिए कहीं से जब हम अपील पहले करते हैं, भारत में देखिए एकीकृत न्याय के सिद्धांत को अपनाया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग एकीकृत न्याय के सिद्धांत को जब अपनाया गया उसके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को यदि यह लगता है कि उसे जिला न्यायालय से न्याय नहीं मिला है, जिला न्यायालय से न्याय अगर नहीं मिला है तो वो क्या करता है, उच्च न्यायालय में अपील करता है। और यदि उच्च न्यायालय के निर्णय से भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तो वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले दिया गया है कि यदि जिला जज के न्यायालय द्वारा अगर वह संतुष्ट नहीं है तो वो उच्च न्यायालय में अपील करेगा। ठीक, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगर क्वेश्चन बनता है कि उच्च न्यायालय से नहीं है तो फिर उच्चतम न्यायालय में होता, यहाँ से अगर असंतुष्ट रहता तो फिर उच्चतम न्यायालय में जाएंगे हम। इतना आप सब जानते होंगे स्टेप बाय स्टेप कहाँ से कैसे होता है, अगर नहीं जानते हैं तो ये रहा आपका आंसर और समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितनी भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है।
एंड बी ऑप्शन होगा आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो आपका हो जाएगा कि भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलकर बनती है, जबकि कोई भी राजनीतिक दल या गठबंधन तभी सरकार बना सकता है जब उसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। जानते हैं आप? फिर देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 के अकॉर्डिंग भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो आपका बी तो सही हो गया, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। ठीक है, तो आपका ये तीसरा का ए और बी, आपका इसका हो जाएगा केवल बी सही है। जी हाँ, ए और बी नहीं होगा, ए तो गलत है, केवल बी सही है। जी हाँ बिल्कुल। देखिए ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है, ये सही है। और कोई भी राजनीतिक दल किसी के जिसके पास लोकसभा में कितनी भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है, ऐसा कहाँ है। आप तो समझ रहे हैं कि भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है, जबकि कोई भी राजनीतिक दल या गठबंधन तभी सरकार बना सकती है जब उसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो, ऐसे ही थोड़ी बना सकती है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, आई मीन थर्ड ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। कि भारतीय कूट दिया गया आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय केंद्रीय सरकार, भारतीय अधिकारी तंत्र और कोई भी राज्य सरकार। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि देखिए भारतीय राज्य के अर्थ को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का प्रावधान है। इसके लिए दंडात्मक अवधारणा भी बनाई गई है। इसी के अंतर्गत जो होता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों की स्थापना और उनकी कई इकाइयां भी गठित हैं जो इस नियंत्रण और संतुलन को बनाए रखती हैं। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है। इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। इतिहास का अध्यापन, इतिहास पढ़ाना है तो इनमें से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण करने पर, या फिर विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। जी हाँ, बी तो बिल्कुल सही है। देखते हैं कूट में केवल बी भी है, केवल ए भी है, ए और बी में से कोई नहीं और ए और बी दोनों ही। तो यहाँ पर आपका देखिए इतिहास के अध्ययन कार्य के लिए अगर बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण करना है और विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना तथा अनुभवों के साथ जोड़ना संदर्भित है। तो यहाँ पर इतिहास के अध्यापक विद्यार्थियों को इसकी जानकारी ऐतिहासिक दृष्टिकोण तथा सामान्यतः उस कालक्रम की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए देते हैं जिससे उसी के परिप्रेक्ष्य के साथ समायोजित करके समझने का प्रयास किया जा सके और विद्यार्थियों को इस विषय के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी मिल सके और वह अपनी समझ को विकसित कर सके। ठीक है, अपनी समझ को भी विकसित कर सके। तो बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, यहाँ पर पहला दूसरा दोनों ही सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा तो काफी सही लग रहा था क्योंकि प्रोत्साहित करना और अनुभव के साथ जोड़ना है, लेकिन बहु प्रदर्शनों की संकल्पना कई तरीके के प्रदर्शन करते हैं और ऐतिहासिक विविधता के भाव का भी निर्माण करते हैं कि इतिहास में क्या क्या विविधताएं रही हैं, उसकी फीलिंग बच्चों के अंदर लाना, भाव का निर्माण, उसकी फीलिंग बच्चों के अंदर लाना कि इस समय में ये था, उसके बाद ऐसे ऐसे हुआ, फिर ये हुआ। तो उस चीज को बच्चे इमेजिनेशन कर पाएंगे, संकल्पना एक बना सकेंगे। बहु प्रदर्शनों की संकल्पना प्रदर्शन भी दिखाएंगे हम इमेज के थ्रू, किसी तरीके से ऐतिहासिक विविधता को बताएंगे, इमेज के थ्रू दिखाएंगे, तो वो संकल्पना एक माइंड मैपिंग होगी और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करेंगे उनको और अनुभव के साथ उनको जोड़ेंगे। तो ये भी आपका बेस्ट हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन ये दोनों सही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। इनमें से कौन से दो कथन गलत हैं, इन्हें आपको पहचानना है। तो चलिए पहचाना जाए कौन सा दो कथन गलत है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। पहला हो जाएगा वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। और बी ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है।
अब यहाँ पे आप समझेंगे कि देखिए सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में मूल्य आधारित उत्तरदायित्वों के साथ साथ प्रयोग आधारित उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करना अनिवार्य है, जिससे बच्चों में इस विषय के प्रति अभिरुचि जागृत हो और इसके सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न जो विषय होते हैं अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। प्रश्नानुसार अगर देखिए बी और सी गलत है और ए और डी सही है, तो आपका यहाँ पे बी सी तो गलत है। बी और सी सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल, दोस्तों मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया होगा कि जहाँ पर केवल शब्द आता है ना, वहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर वहाँ पे कुछ क्वेश्चन से कुछ सही एक पॉजिटिव वे में अगर अर्थ नहीं निकल रहा है, तो जहाँ पर केवल है उसको आप नेगेटिव में ले जाएंगे, क्योंकि केवल जो होता है वो केवल बहुत ही संकुचित उत्तर की तरफ ले जाता है, उसको वो नहीं होता है। और बी और सी सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बी और सी। इन्हें पहचाने कौन से गलत हैं, तो बी भी गलत है और सी भी गलत है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव फॉर्म में पूछा ही है कौन सा गलत है, इसको भी आप सर्कल करिएगा, नहीं तो आप सही कौन सा सही होगा इन्हें आप देखना है कि पढ़ाने का तरीका क्या होगा। और क्वेश्चन जो है माइंड से स्लिप हो जाता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, और हम सही चीज़ को ढूंढ करके सही टिक कर देते हैं, वहीं पर हमारा एक नंबर कम हो जाता है। तो पूछा गया है इन्हें पहचाने, किसे पहचाने कि जो गलत कथन है उन्हें पहचाने, तो केवल मूल आधारित शिक्षा गलत है और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान तरीके से नहीं बेहतर होगा, क्योंकि समान तरीका जो है वो इंटरेस्ट नहीं ला पाएगा बच्चों में। अलग अलग तरीके से आप पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो आपका बी और सी आ गया यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में, ये आपका सही हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है, बाकी सभी बेहतर तरीका है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। एज अ टीचर आप ही हैं, एसएसटी के टीचर हैं, तो आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए, देखिए खुद पर अगर रख करके देखेंगे तो काफ़ी अच्छा उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि खुद से रिलेट किया जाता है जब किसी भी क्वेश्चन को। तो हम किस पर्पज से पढ़ रहे हैं और हमें क्या देना है आगे चल करके बच्चों को, हमें कैसे बच्चों का निर्माण करना है, क्या एक टीचिंग की क्राइटेरिया बनानी है, वो सब कुछ हम इसमें इंक्लूड करते हैं, तो वो बेस्ट ही निकल करके आता है। परीक्षा उत्तीर्ण करना ज़्यादा रहेगा, एक लक्ष्य आपका होगा कि बच्चे परीक्षा उत्तीर्ण कर लें, या फिर बच्चे याद कर लें, कंठस्थ कर लें, या फिर सापेक्ष महत्व का निर्माण करें, या पाठ्यचर्या को पूरा करना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक सामाजिक विज्ञान की बात अगर करें तो कंठस्थ करना, उत्तीर्ण करना, पास होना कोई मैटर ही नहीं होता, और कंठस्थ करने रट्टा मारना कभी नहीं होगा। सापेक्ष महत्व का निर्माण करना बिल्कुल होगा, और पाठ्यचर्या को पूरा करना, सिर्फ अपने पाठ को हम पूरा कर दें हमारा उत्तरदायित्व खत्म हो जाए, तो ये बहुत ही संकुचित उत्तर है। हम इसलिए हमारा उद्देश्य ये नहीं है, टीचर बनने का उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि पाठ्यचर्या को हमने पूरा करा दिया हमारा काम खत्म, या फिर बच्चे पास होने भर के लिए पढ़ लें और हमारा खत्म नहीं। कंठस्थ कर लें बच्चे, रट लें, याद कर लें, उस समय तो बच्चों ने बता दिया बिल्कुल धड़ल्ले से, लेकिन कुछ समय बाद उनको उस कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं कि क्या हमने पढ़ाया था। अगले क्लास में जाते ही बच्चा पिछले क्लास के बारे में सब कुछ भूल जाता है अगर वो रट्टा मार के पढ़ा है, तो वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका पहला, दूसरा और फोर्थ तो गलत हो जाएगा, आपका राइट आंसर निकल के आएगा थर्ड, तीसरा। ठीक, इस तरीके से आप करेंगे दोस्तों तो बिल्कुल 100% आप सही कर पाएंगे। तो ये 2019 का पेपर है जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन और भी हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समय तो लग रहा है बट हम समझ के साथ चल रहे हैं। एक बार आपने समझ लिया, अब आप पिछले क्वेश्चन से ही रिलेट करके चलिए कि आप रट्टा मारते हो क्वेश्चन को, आंसर को, तो आप कभी नहीं सही कर पाएंगे और आप नहीं क्लियर कर पाएंगे अपना सीटेट, क्योंकि सीटेट समझने का अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है सीटेट। क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 2-4 क्वेश्चन यही आ सकते हैं बट सारे के सारे यही नहीं आएंगे। तो समझिए, समझ के साथ चलिए, क्वेश्चन की फॉर्म कैसी है, आंसर कैसे निकालते हैं और कॉन्सेप्ट क्या है। समय बिल्कुल लगे तो नो मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय लगता है तो लगने दीजिए, क्योंकि बार बार एग्जाम देने से बेहतर है कि एक बार समय दे करके हम अपना क्वालिफाई कर जाए। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। तो इसी के साथ आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बने रहिए हमारे साथ। समझ के साथ बढ़ेंगे दोस्तों तो 100% क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है। प्रत्यक्ष उदाहरणों को तथा अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों को स्मरण आधारित सीखना। अब आपका कूट है ए और बी में से कोई नहीं, केवल ए केवल बी और ए और बी। तो
यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा कि सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने का जो समय है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे दोस्तों तो अच्छे से उसकी बात को समझ पाएंगे, आप पकड़ पाएंगे पूछा क्या जा रहा है। तो सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय प्रत्यक्ष उदाहरण, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है प्रत्यक्ष उदाहरण, अनुभव से सीखना एक मुख्य उपागम है। आप मान के चलिए, प्रत्यक्ष उदाहरण का मतलब ही हो गया कि आप प्रत्यक्ष में कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। और अनुभव से सीखना, एक्सपीरियंस से सीखना, ये बेस्ट होता है, मुख्य उपागम है। और क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रौद्योगिकी जो अनुप्रयोग पर आधारित मूल्यों से जुड़ी हुई है, जिससे विद्यार्थी आसानी से किसी भी विषय को सोचने व समझने में सक्षम होते हैं। लेकिन यहाँ पर तथ्यों व आंकड़ों का स्मरण करके सीखने में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति करने में असक्षम हो जाता है। देखिए, आंकड़ों और स्मरण आधारित सीखना, स्मरण आधारित सीखने का मतलब वही कंठस्थ करना या रट्टा मारना जो कि आज तो है, 100% आज हम दे देंगे, लेकिन नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर वो बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन या 12 दिन के अंदर आप, जैसे एक सर्कल होता है ना कि 9वें दिन, 7वें दिन और 9वें दिन फिर 21वें दिन, ऐसे करके हम कोई चीज़ याद करते तो वो याद हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम उसको छोड़ देते हैं भूल, तो उतने दिन में वो भूल भी जाता है। तो यहाँ पे समझना है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, समझते रहिए इसको। बी ऑप्शन नहीं होगा आपका, प्रत्यक्ष उदाहरण और अनुभव से सीखना, ए तो बिल्कुल होगा। अब आंसर क्या होगा यहाँ पे, केवल ए दिया है दूसरे ऑप्शन में, बिल्कुल केवल ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब एक बात आपको और बताऊं कि केवल शब्द का मैं जो बताती हूँ आप लोगों के लिए कि केवल, तो क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर केवल है, जैसे यहाँ और यहाँ केवल होता तो वो क्वेश्चन से रिलेट होता, वहां पे हम समझते नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म को वो प्रेजेंट करता है। बट ऑप्शन में जो कूट है, उस कूट में अगर केवल केवल करके दिया है तो दोस्तों वहां पे समझिएगा कि वहां पे केवल से कोई मतलब नहीं करता है। वहां पे केवल इसलिए दिया गया है कि क्या उनमें से सिर्फ एक होगा, वहां पे जैसे मैं बताती हूँ कि केवल है तो वो नहीं होगा, तो ऐसी बात यहाँ कूट में नहीं होती है, ऑप्शंस में होते हैं। आपके ऑप्शन जो ये ए और बी ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपका अगर केवल होता है तो वहां पे आप समझेंगे, ठीक है। केवल चीज को अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग यूज करिएगा। ऑप्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव, नकारात्मकता और सकारात्मकता को वो दर्शा रही है या नहीं दर्शा रही, ठीक है। यहाँ पे आपका केवल ए सही हो जाएगा, इसका मतलब कि प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभव से सीखना सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, आई होप आप समझ पाएंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस इस तरीके से समझ के कीजिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है। जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। बी है तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। यहाँ पर भी आपको समझना है और बताना है, ए बी में से कोई नहीं, या ए या बी या फिर दोनों, ठीक। उसी बेस पे देखिए सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इस समय, तो इससे आपकी पकड़ जो है मजबूत हो जाएगी, किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन आप निकाल सकोगे। देखिए, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में जानकारी का स्मरण करना अवधारणात्मक विकास नहीं होता। स्मरण करना का मतलब, देखिए, एक अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो स्मरण को आप बहुत ही अच्छा समझ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों स्मरण को आप कंठस्थ को आप याद करने से रिलेट कर लीजिए। स्मरण करना या कंठस्थ करना एक शब्द तो अच्छा है, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। शब्द तो अच्छा यूज किया जा रहा है, लेकिन इसका जो होता है आउटकम पुट होता है जो, वो क्या होता है, गायब हो जाता है। तो वो याद करने से आ जाता है, मतलब रट्टा मारने से आता है, तो उसको आप नकारात्मकता में लेके जाएंगे, तो जानकारी या स्मरण सदैव अवधारणात्मक विकास होता है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि सामाजिक संदर्भ में जो जानकारी और स्मरण अवधारणात्मक विकास नहीं होता, मतलब कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं होता। स्मरण जो हमने याद किया है, अवधारणात्मक विकास शब्द को समझिएगा। देखिए, अवधारणात्मक विकास ये लग रहा होगा कि नहीं ये सही है, बट अवधारणात्मक विकास नहीं होता है, क्योंकि अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट विकास का मतलब डेवलप होना। कॉन्सेप्ट डेवलप आपका कब होगा, समझेंगे तब होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तब होगा, न कि स्मरण करने से, याद करने से या रटने से। सामाजिक विज्ञान वर्तमान परिप्रेक्ष्य और अनुभवों के साथ साथ व्यक्तिगत जीवनों के अवसर को भी एक मूल्य प्रदान करता है। तथ्य का जो बी ऑप्शन है उसमें तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे दोनों ही असत्य है दोस्तों, इसमें से दोनों में से कोई भी सही नहीं है। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, जी हाँ, बारे में सही है। ए और बी में से कोई नहीं, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि ए और बी में से कोई भी सही नहीं है। देखिए, यहाँ पर भी ए और बी दोनों है, तो दोनों में से क्या दोनों पूछा है, बारे में सही है। तो ए और बी अगर आप दोनों यहाँ लगाते हैं तो ये सही है दर्शाएगा, बट ये
ए और बी दोनों सही नहीं है। ठीक, ये रट्टा मारने की बात कर रहा है और ये भी सदैव निश्चित होता है। सदैव निश्चित कैसे होगा? हर एक चीज का परिवर्तन होता है, उसको कई तरीके से हम समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्रत्यक्ष और एक्सपीरियंस और बहुत सारे तरीके से। तो यहाँ दोनों कथन असत्य हो जाएंगे, तो आपका राइट आंसर ए हो गया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना है वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? जो सेंसिटिव लिए हुए होगा, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, या फिर विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना। देखिए और समझिएगा बेस्ट क्या होगा। देखिए, वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में, वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए आप क्या करेंगे? पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने हेतु प्रोत्साहित करना एक सर्वोत्तम अभ्यास है। अभ्यास की बात की जा रही है, क्या करेंगे जिससे आप बच्चों का आदत बनेगा। ठीक है, अभ्यास है। पशुओं का शिकार विभिन्न उत्पादों को बनाने और विक्रय करने के उद्देश्य से किया जाता है। तो इस दिशा में पशु आधारित उत्पाद को नहीं खरीदने से शिकार करने या मारने की घटनाओं में कमी आ सकती है। मतलब क्या? यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपका राइट होगा, समझिएगा। संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, ये पठन करना एक तरीके से कंठस्थ करना और रट्टा मारने को ही दिखा रहा है कि जो नियम और कानून है उसे रट लो, पढ़ लो। तो क्या रटने और पढ़ने से कभी संवेदना जागृत होती है? जी नहीं, कभी नहीं होती है। वन्यजीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, नाटक आज आपने तैयार किया, वो आपको इंटरेस्टिंग लगा और आपने कर लिया, लेकिन करने से संवेदना मन में जागृत नहीं होगी। विद्यालय में वन्यजीव सप्ताह को मनाना, वन्यजीव सप्ताह भी मनाने से संवेदना जागृत नहीं होगी। बात करें संवेदनशील बनाने का अभ्यास, सर्वोत्तम अभ्यास करना है, तो पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा। देखिए, पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा का मतलब ये लिया जा रहा है कि पशु आधारित उत्पाद आप खरीदेंगे तो ऐसा उत्पाद जो कि पशुओं से, देखिए दूध जो है वो अलग चीज है, उसको आ, उसको प्रोवाइड कराने में पशु का हनन नहीं होता है। लेकिन ऐसे उत्पाद, ये बच्चों को बताना होगा, ऐसे उत्पाद जिसे आप यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि संवेदनशील भावनाएं आपकी जागृत होंगी। मतलब एक तरीके से जो मीट प्रोडक्ट है, ये सब चीज लेने से क्या होता है? पशुओं को मारना होगा, किसी का जीवन जा रहा है। तो ऐसे चीजों का आप एक तरीके से बच्चों में संवेदनशीलता पैदा करेंगे, सर्वोत्तम अभ्यास कराएंगे, प्रतिज्ञा लेने जैसी बात करेंगे, नहीं बेटा ये सब ठीक नहीं है, ये हमें नहीं करना है, इससे ये नुकसानी होती है। धीरे धीरे वन्य जीव संरक्षण के बारे में बच्चा उसमें संवेदनशील भावना जागृत होगी, ये अभ्यास आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि करने से होता क्या है, अगर इन उत्पादों को यूज करेंगे बच्चे या बड़े या कोई भी यूज करेंगे, तो यूज आपकी जरूरतों को पूरी करने के लिए उनका हनन हो रहा है। आप ना ही जरूरत आप करेंगे, ना ही आपको जरूरत होगी, ना उनका हनन होगा। तो इस प्रकार उस पर रोक लग सकता है, बताया जा सकता है बच्चों को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 90 तक जाना है दोस्तों, 10 क्वेश्चन और है, समझते हुए चलेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं, या विद्यार्थियों पर सही तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, या अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, या विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। खुली किताब मूल्यांकन का मतलब तो समझ लीजिए कि खुली किताब मूल्यांकन है क्या। देखिए, खुली किताब मूल्यांकन का जो मुख्य मेन पर्पस होता है वो विद्यार्थियों को सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। ये होता है कि बच्चों को जो भी कुछ भी पढ़ाना है वो एक बोझ की तरह ना लगे, एक रट्टा ना मारना हो, बच्चों को ऐसा ना फीलिंग हो कि बच्चों को रट करके याद करना है, ये होता है। और इसका जो मूल्यांकन के तहत जो होता है, विद्यार्थियों को रट कर विषयों की जानकारी हासिल नहीं करनी होगी, रट करके हासिल नहीं करनी होगी। और तथ्यों को विवरणों को कंठस्थ मतलब याद करने का भार बच्चों पर नहीं होगा, बल्कि संबंधित विषय जो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट है उसको तथ्यपरक और विश्लेषण के साथ तार्किक कौशल से जानकारी प्राप्त करनी होगी, और इसी आधार पर विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। तो समझिए यहाँ पर कौन सा हो सकता है, पूछ रहा है कि खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य है हमारा कि विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार
कर सकते हैं, या विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों के कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। जी हाँ, दूसरा हो जाएगा आपका, अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों को याद करने का, कि तथ्यों को समझना है, और समझना तो है लेकिन एक कॉन्सेप्ट को समझना है, न कि उसको याद करने का एक बर्डन रहे बच्चों पर। ठीक है, तो उस बर्डन को खत्म करना है, तो ये बर्डन खत्म करना है, इसलिए आपका सही आंसर यही हो जाएगा, कंठस्थ करने के भार का अनुभव नहीं होगा। ठीक, ये चीज नहीं होगा, तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इस पर बच्चों को याद करने का अनुभव न हो, यही कहता है खुली किताब मूल्यांकन। बच्चों पर किसी भी तरह का बर्डन ना हो कि याद करना है, बच्चों को कॉन्सेप्चुअल चीजों को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तैयार कराना है, समझाना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण करना है, तो उसमें शिक्षण के पश्चात समापन करना है, तो कौन का स्वरूप है, कौन कौन सा कार्य उचित होगा। छोटे समूह की परियोजना, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, या फिर समुचित चित्र यानी कोलाज बनाना। आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग कूट बना हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हो जाएगा आपका कोलाज अगर हम बनाते हैं, और हाँ, कोलाज बनाना ही बेहतर होगा। छोटे समूह की परियोजना, परियोजना जहाँ होता है दोस्तों वो बहुत ही बेहतर होता है। और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी बच्चों को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में क्या होगा, ढेर सारे क्वेश्चन किए जाएंगे, बच्चे उसके आंसर देंगे, गलत या सही देंगे बट देंगे, और सभी बच्चों से होगा, तो एक दूसरे का सुनकर बच्चे सीखेंगे। यहाँ पर देखिए दिख रहा है विशेषज्ञों द्वारा नृत्य प्रस्तुति, तो विशेषज्ञों द्वारा नृत्य प्रस्तुति किसी भी तरीके के ज्ञान को बढ़ावा नहीं देगा। आपका ये नृत्य प्रस्तुति ही आपका एक गलत हो जाएगा, बाकी आपके फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सभी हो जाएगा। तो ए सी डी आपका सही हो जाएगा। ए सी डी आपका किस ऑप्शन में है, ए बी सी डी, ए बी ए सी डी, जी हाँ फोर्थ ऑप्शन में है, ए सी डी आपका राइट हो जाएगा। छोटे समूह की परियोजनाएं बेस्ट होती हैं, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी बेस्ट होती है, समुचित चित्र मतलब कोलाज बनाएंगे बच्चे, तो बहुत कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फिर उसके बारे में जान पाएंगे, तो ये आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। नृत्य प्रस्तुत करना विशेषज्ञों द्वारा, ये आपका कोई मायने नहीं रखता है, सो आपका राइट आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन, ए सी और डी। कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है, और आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। इमेजिनेशन कीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो कहा जा रहा है आपको, ये ऊपर दिया गया जो प्रश्न है इसके संदर्भ में एक टीचर है, उसको उसके रूप में आप विद्यार्थियों को स्टूडेंट को जांचते समय किस कुशलता पर बल देंगे। अब आप बच्चों का आकलन कर रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आप किए हैं कि बच्चों इमेजिनेशन करो कि आपको वंशागत जो साम्राज्य है वो मिला है। ठीक, आपके दादा, वंशागत साम्राज्य मतलब आपके दादा परदादा या कोई भी रहा है जो कि साम्राज्य जिसका रहा है उसका आपको भी मिल गया, तो आप साम्राज्यशाली हो गए हो, एक राजा बन गए हो। आप एक इमेजिनेशन करें तो आप किस प्रकार अपने साम्राज्य को स्थायी और संपन्न बना सकेंगे। आपका इसके अकॉर्डिंग आप क्या जांच रहे हैं, बच्चों में तर्क करने की क्षमता, अनुभव की तुलना विश्लेषण करने की क्षमता, या परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष, क्या जांच रहे हैं आप। तो इसमें देखिए आप परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष ही जांच पाएंगे, क्योंकि बच्चे कल्पना में जाएंगे, पहले ही कह दिया गया कि कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए। तो जब बच्चे इमेजिनेशन करेंगे तो परिस्थितियों का अनुमान, मान लीजिए एक एक वो इमेजिनेशन करेंगे, हम मान लेते हैं कि ऐसा है, और फिर उस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तर्क की कोई बात नहीं होगी वहां पे, अनुभवों की तुलना नहीं है कुछ, विश्लेषण की क्षमता तो तब होगी जब कोई भी चीज प्रत्यक्ष हो और उसमें विश्लेषण करें। तर्क भी तभी होगा जब कुछ प्रत्यक्ष हो। यहाँ पे हमें इमेजिनेशन करना है, हमें हिस्ट्री में जाना है, तो परिस्थितियों का अनुमान और निष्कर्ष हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन, कि अनुमान और निष्कर्ष ही होगा, क्योंकि साम्राज्य को स्थायी और संपन्न बनाने हेतु साम्राज्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी संपन्नता और कार्यशैली पर ध्यान देना होगा। इस पूरी परिस्थितियों का अनुमान व निष्कर्ष की क्षमता ही विद्यार्थी की कुशलता का परिचायक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आदिवासी विषयक परिचय करने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगी। उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, और उन्हें सम्मान और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, या फिर आपका हो जाएगा उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, या फिर जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। यहाँ पे चार ऑप्शन है। आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सबसे बेस्ट सम्मानजनक और सर्वोत्तम नीति
होगी तो कौन सी होगी यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित आप करेंगे, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। क्योंकि मूलतः जो आदिवासी होते हैं, आदिवासी वन में रहते हैं, निवास करते हैं, जिनका चरित्र चित्रण करके आप उनकी जानकारी को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करेंगे हम। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तब आपको विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ाया जा रहा है उस समय विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए, या मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, या फिर समय समय पर उन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करानी चाहिए, या सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ाया जा रहा हो तो विभिन्न बातों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपको ध्यान देना होगा कि विषय को सही योजनाबद्ध तरीके से सम्मानजनक चर्चा का रूप देना हो, ताकि कोई भी अहितकर मामला सामने न आए। यहाँ पर देखिए, आप पहले ऑप्शन पर भी जा सकते थे कि पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचने वाले प्रश्नों पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया है केवल। केवल शब्द को देखिएगा दोस्तों, तो केवल जो है संकुचित अर्थ लिए हुए हैं। तो आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर मतलब पर्सन को या किसी जाति विशेष को या व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचने वाली बातें न हो, उस पर ध्यान देना है। लेकिन केवल ठेस न पहुंचने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए, तो गलत हो गया ना, बिल्कुल नकारात्मक हो गया कि केवल ठेस ना पहुंचे बस उसी पर चर्चा करें। और मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुकाबला करने से बचना नहीं चाहिए। समय समय पर उन्हें उठाना चाहिए ताकि संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, जी नहीं, संक्षिप्त चर्चा भी नहीं करेंगे आप। संक्षिप्त चर्चा से किस तरीके से आप विस्तृत ज्ञान नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे सबसे बेस्ट हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। उसकी एक योजना बनाएं, एक टॉपिक बनाएं, ऐसा टॉपिक, ऐसी योजना जिससे कि कोई भी एक विशेष, कोई पर्टिकुलर पर्सन या फिर कोई विशेष व्यक्ति या फिर कोई विशेष जाति, किसी भी चीज को इंगित ना किया जाए जिससे कि किसी को भी ठेस ना पहुंचे। ऐसे इसको ध्यान में रखते हुए एक सम्मानजनक चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन है, 90 तक हमको जाना है दोस्तों। 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बस फटाफट करते हैं 3 क्वेश्चन। सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए क्या? राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। ए और बी दो में से कोई नहीं, केवल ए, केवल बी और ए और बी दोनों। दोस्तों बड़ा समय लगता है ऐसे क्वेश्चन में, वहां पर अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं किए रहेंगे ना, तो वहां पे आप बहुत ही एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे और बिल्कुल भी सही नहीं होगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही लेंथी क्वेश्चन और ऐसे ही आते हैं। आप देख रहे हैं 2019 का है, जब 2019 का ये है तो 2020 में कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, यहाँ पे क्या कह रहा है कि केंद्र बिंदु होना चाहिए, अध्यापन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। तो जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्यापन का केंद्र बिंदु है, ये राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन और मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन है। इस विषय के अध्यापन हेतु संबंधित सिद्धांतों का जो प्रमुख कारक का अध्यापन सुनियोजित और सरल ढंग से करना चाहिए, ताकि इससे प्रमुख जो पहलू होते हैं, महत्वपूर्ण बातें होती हैं, वे विद्यार्थियों को सही तरीके से समझ में आ सकें। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, ए और बी दोनों। तो राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन और मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन, ये दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको इसको भी ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका 2 क्वेश्चन और रह गया है। विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? देखिए, एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करने सिखाना, या समूहों का विचार पूर्वक चयन करना, या कार्य की पूर्ति करना। यहाँ पर भी ABCD करके ऑप्शन दिया गया है, तो समझिएगा कि कौन सा क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को एक साथ छोटे समूह में योजना बनाते समय किस पर अधिक बल होना चाहिए। छोटे समूह की जब योजना बनाना है तो उस समय हमें बल होना चाहिए किस पर अधिक। देखिए, आपका यहाँ पे ABC जो है ये तीनों हो जाएगा। कार्य की पूर्ति करना एक इंपॉर्टेंट नहीं है, चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना करना, जिससे कि कार्य अगर चुनौतीपूर्ण होगा तो बच्चे उसमें ज्यादा इफेक्ट लगाएंगे। विद्यार्थियों को एक साथ काम करने की भावना हम सिखाएंगे तो सहयोगात्मकता की भावना बढ़ेगी। और समूहों का विचार पूर्वक चयन करेंगे कि किस समूह को कैसे बनाना है। विचार पूर्वक चयन मतलब कुछ बच्चे थोड़े से कमजोर होंगे, कुछ बच्चे थोड़े फास्ट होंगे, ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, तो उसी हिसाब से करना है। एक समूह को बहुत ही ज्यादा अच्छे तगड़े बच्चे दे दिए जाए, एक समूह को कमजोर कर दिया जाए, तो ऐसे नहीं करना है। समूह का विचार पूर्वक चयन करना होता है। बात हो गई यहाँ पे कार्य की पूर्ति करना, तो कार्य की पूर्ति करना कोई पर्टिकुलर आपका पर्पज नहीं होना चाहिए, उद्देश्य कार्य की पूर्ति नहीं होता है, बल्कि उद्देश्य होता है ज्ञान में वृद्धि, जिज्ञासु बनाना।
कार्य को सहयोगात्मकता की भावना को बढ़ाना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए, बी और सी हो जाएगा। किसमें है ए, बी, सी? आपका दूसरा ऑप्शन है सही, ए, बी और सी। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही पूछा जा रहा है। समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने विषय अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, या फिर समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए, या फिर दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना चाहिए। क्या पूछ रहा है? कौन से सही कथन है? तो यहाँ पर आप सही देखेंगे कि कौन सा सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला, समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करना, जी हाँ पहला होगा। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, नहीं। अगर विद्यार्थी अपने आप बड़े होकर जानकारी ढूंढ लेंगे तो पेरेंट्स स्कूल क्यों भेजेंगे, और हमारे और आप जैसे टीचर की जरूरत क्यों होगी स्कूल में? तो ये बिल्कुल नहीं होगा। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना, जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। हम हमेशा देखिए समझने पर फोकस करते हैं, और आपको भी कहते हैं। तो हमें अपने ज्ञान को क्या करना है? समझना है, किसी भी चीज को, कॉन्सेप्चुअल को तरीके से समझ करके चलना है आगे, रटना नहीं है, याद नहीं करना है। तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या? दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिज्ञासा। किसी भी चीज में क्यूरियोसिटी अगर होती है तो उस चीज को हम काफी बेहतर करते हैं जब उसमें घुसते हैं, समझते हैं। तो संवेदनशीलता और जिज्ञासा एक अच्छा वर्ड भी है, और उचित अच्छे तरीके से क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा है। ये होना चाहिए बच्चे में। तो पहला और ए और डी सही हो जाएगा। ए और डी है आपका थर्ड ऑप्शन, ए और डी। ठीक, थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है दोस्तों, सर्कल कर लीजिए जिससे कि गलत ना हो सके। जियाउद्दीन बर्नी, मुजफ्फर आलम और अबुल फजल और सर सुंदर देवी। क्या कह रहा है? प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। तो प्राथमिक स्रोत के रूप में किसे नहीं माना जा सकता? देखिए दोस्तों, मुजफ्फर आलम, ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। मुजफ्फर आलम एक इतिहासकार व अध्यापक रहे हैं, जिन्होंने, इनके बारे में बता दे रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। मुजफ्फर आलम एक इतिहासकार और अध्यापक रहे हैं, जिन्होंने एक प्रमुख साहित्य स्रोतों को पढ़कर प्रमुख विषयों के संबंध में अपनी बातों को रखा है। इनके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं मान सकते, क्योंकि इन्होंने पढ़कर रखा है। तो जिसमें लिखा गया, जिस किताब में जिसके द्वारा लिखा गया, वो प्राथमिक स्रोत होगा, न कि जिसने पढ़ करके फिर दोबारा एक टीचर के रूप में दिया गया तो वो प्राथमिक स्रोत। हम प्राथमिक स्रोत नहीं है, बल्कि इस बुक की जब रचना हुई वो प्राथमिक स्रोत है। ठीक, तो मुजफ्फर आलम जो है एक इतिहासकार अध्यापक रहे हैं, तो ये प्राथमिक स्रोत में नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखिए, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना है, पढ़ाना प्रारंभ करना है, तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, फटाक से इसको आप सर्किल करिए, जिससे कि माइंड सेट बन जाए कि हमको गलत ढूंढना है। हस्तलिपियां, गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी और शिलालेख। तो क्या गलत होगा? देखिए दोस्तों, गलत क्या होता है यहाँ पे? लघु चित्रकारी। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ाने के लिए हस्तलिपियां जो है, इतिहास का पता चलता है हस्तलिपियों के माध्यम से ही। ठीक, शिलालेख के माध्यम से। और हस्तलिपियां तथा गुफा चित्रकारी तथा शिलालेख प्रमुख स्रोत होते हैं। इनके माध्यम से इतिहास प्राचीन के संबंध में प्रमुख जानकारी हमें प्राप्त होती है। कैसे कैसे प्राप्त होती हैं? गुफा चित्रकारी से, शिलालेख से और हस्तलिपियों से, और प्राप्त होती हैं जिनमें प्रमुख राजवंशों का इतिहास, राजाओं की उपलब्धियां और बहुत सारे महत्वपूर्ण वर्णन मिलते हैं हमको। जबकि लघु चित्रकारी की बात की जाए तो ये आधुनिक वर्षों में विकसित भारतीय शास्त्रीय परंपरा के अनुसार बनाई गई है लघु चित्रकारी। तो ये आपका हो जाएगा कि कौन सा गलत होगा? लघु चित्रकारी गलत होगा, क्योंकि इतिहास के बारे में अगर पढ़ाना है तो हस्तलिपियां सही होंगी, गुफा चित्रकारी सही होगा और शिलालेख सही होगा। इनके द्वारा हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है, जो भी कुछ रहा है, राजवंशों का जानकारी और उपलब्धियां उनकी, ये सब कुछ पता चलता है। लघु चित्रकारी के द्वारा नहीं पता चलता है। तो राइट आंसर आपका लघु चित्रकारी हो गया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, और आगे हमारे ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टच करिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ऑल बटन पर टच कीजिएगा, जिससे सारे वीडियोस आपको डेली टू डेली, टाइम टू टाइम मिलता रहे तुरंत, और आपकी तैयारी ऐसे ही बनी रहे। तो हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। इसी तरीके से हम आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कराएंगे, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी आपको देंगे, जो कि आपके लिए सीधे इफेक्टिव होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया वीडियो लेकर के, एक नया ये प्रैक्टिस सेट लेकर के, प्रीवियस ईयर या फिर कोई भी बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।